Hello friends, this is Rama here and welcome to Rama Learning Platforms. Friends, as you all know that we are discussing about terms of biology, right? तो हमने terms of biology में अब तक कहाँ तक डिस्कस कर लिया है? हमने डिस्कस कर लिया है एंटोमोलॉजी तक, राइट? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी, है ना। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एंटोमोलॉजी के बारे में कि कीड़ों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े के अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, है ना। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन एक्सोबायोलॉजी। ओके, सो हियर इट्स गिवन स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। देखिए यहाँ साफ दे रखा है लाइफ इन स्पेस, स्पेस पे लाइफ की संभावना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। इसको एक लाइन में हम समझेंगे कि जो अन्य ग्रह या अंतरिक्ष है ना, उस पे जीवन की संभावना और उसकी प्रकृति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में होता है। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन फ्लोरिकल्चर। देखिए हमने अपने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो फूल होते हैं ना, फूलों के अध्ययन को और फूल देने वाले पौधे के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना कि स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज एंथोलॉजी, राइट। हमने यही डिस्कस किया था ना कि फूलों के अध्ययन को और फूल देने वाले पौधे के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है कल्टीवेशन। वहाँ हमने पढ़ा था कि फूलों के अध्ययन और फूल देने वाले पौधों के अध्ययन। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, और ऑप्शन में दे रखा हो फ्लोरिकल्चर भी और एंथोलॉजी भी, तो आप एंथोलॉजी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पूछेगा स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वहाँ हो जाएगा एंथोलॉजी। और अगर कल्टीवेशन पूछे कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर, मतलब देखिए फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है कि जो बगीचे के लिए सजावटी और फूलों वाले पौधे होते हैं ना, उनकी खेती और उनके व्यवसायीकरण जो होती है ना, वो फ्लोरिकल्चर में होती है। लेकिन फूलों के बारे में जो अध्ययन होता है ना, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों पर जो अध्ययन होता है ना, वो एंथोलॉजी में होता है। और कल्टीवेशन पर जो उसके पौधे होते हैं फूल देने वाले, उसके कल्टीवेशन पर उसके व्यवसायीकरण का अध्ययन जो होता है ना, वो फ्लोरिकल्चर में होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन फूड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज फूड टेक्नोलॉजी? तो देखिए व्हाट इज फूड टेक्नोलॉजी, हियर इट्स गिवन साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज फूड टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे दे रखा है फूड टेक्नोलॉजी। फूड का मतलब हो गया खाद्य और टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया तकनीकी। तो जो ये खाद्य तकनीकी का अध्ययन होता है उसमें क्या होता है, तो साइंटिफिक प्रोसेसिंग होता है, प्रिजर्वेशन होता है, स्टोरेज होता है मतलब पैकेजिंग और या डिब्बाबंदी, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक, इससे तो साफ समझ में आ रहा है कि जो इसमें अध्ययन होता है ना, कि इसमें जो खाद्य विज्ञान होते हैं उनके सिद्धांत का उपयोग करके हम खाद्य सामग्री का चुनाव करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं मतलब प्रसंस्करण करते हैं, डिब्बाबंदी पैकेजिंग करते हैं, उसका वितरण करते हैं, और उसके उपभोग की जो तकनीकी होती है ना, उसको मतलब सम्मिलित रूप में इसमें अध्ययन करते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी में। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन फॉरेंसिक साइंस। व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस? हियर इट्स गिवन application of science for analysis of various fact and evidence to identify the cause or the person involved in criminal act। देखिए इसका सिंपल मतलब होता है ना कि जो क्राइम से रिलेटेड जो स्टडीज जिसमें हम सबूत इकट्ठा करते हैं, जो सबूत इकट्ठा करने का मतलब उसमें जो क्राइम हुआ था उसके जो जिसने क्राइम किया है उस पर हम शोध करते हैं, उसके प्रति हम जो क्राइम है उसके प्रति हम सबूत इकट्ठा करते हैं, इन सभी का अध्ययन फॉरेंसिक साइंस में होता है। ओके, देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस, मतलब एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट। ओके, जो सारे फैक्ट उससे जुड़े हुए हैं क्राइम से, उसका एनालाइज करना, मूल्यांकन करना, और एविडेंस टू आइडेंटिफाई द कॉज, मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको आइडेंटिफाई करना, और द पर्सन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट। ओके, तो मतलब इसका साफ सीधी मतलब कि जो सबूत इकट्ठा किया जाता है क्राइम में, तो उन सारे चीज़ों का जो शोध किया जाता है, क्राइम से रिलेटेड सबूत इकट्ठा किया जाता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम फॉरेंसिक साइंस में करते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन फिशरी, राइट। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन फिशरी।
फिशरी में क्या होता है, कैचिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस। देखिए यहाँ पे फिशरी दे रखा है, फिशेस, फिशेस मतलब मछलियाँ, सबको पता है फिशरी। इसमें मछलियों का जो होता है ना कैचिंग, उसके मछलियों के पालन के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, जो मतलब इसमें उद्योग से रिलेटेड है, ये मत्स्य उद्योग से रिलेटेड है। ओके, मछलियों के उद्योग से रिलेटेड, उनके पालन से रिलेटेड जो अध्ययन होता है ना, उसका हम अध्ययन हम फिशरी में करते हैं। लेकिन जो मछलियों पर अध्ययन किया जाता है, मछलियों का के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इक्थियोलॉजी कहते हैं। ओके, मछलियों के अध्ययन को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं, लेकिन जो मछली पालन और मछलियों की जो उद्योगीकरण होती है ना, उसको हम कहते हैं फिशरी। ठीक है, मछली पालन यहाँ पे दे रखा है, कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस। ओके, इसे हम फिशरी कहते हैं। लेकिन जब स्टडी ऑफ फिशेस पूछे तो हम उसे कहते हैं इक्थियोलॉजी। फिशेस के अध्ययन को, मछलियों के अध्ययन को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं, और मछलियों के पालन, उसके मार्केटिंग से रिलेटेड अध्ययन को हम फिशरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन फॉरेस्ट्री। व्हाट इज फॉरेस्ट्री? डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट, ओके, जैसे यहाँ दे रखा था फिशरी, फिशेस, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे, कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग, और जो फिश का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ दे रखा है फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देखिए डेवलपमेंट, विकास, मैनेजमेंट, ठीक, फॉरेस्ट, जंगल, तो जंगल का जो विकास और उसकी मैनेजमेंट का कार्य होता है ना, वो फॉरेस्ट्री में होता है। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? हियर इट्स गिवन process of incomplete oxidation that occur in microbes and other cells in absence of oxygen, okay, and leading to the formation of ethyl alcohol। देखिए इसका मतलब हम समझेंगे, देखिए जो ग्लूकोज होता है उसका जब ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो वहाँ पे उस मेथड को हम फर्मेंटेशन कहते हैं ना। फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक में जो देखिए रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए एरोबिक, ओके, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एयर से हम रिलेट कर सकते हैं, AER, एयर, AIR स्पेलिंग होता है ना एयर की, तो हम एयर को एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है ना, उससे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए एन, तो इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अन मतलब नहीं है, अनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, एरोबिक में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, देखिए फर्मेंटेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं किण्वन। ओके, तो हम इसको एक लाइन में समझेंगे कि जो किण्वन होता है ना, ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, इसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म जीव की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। ठीक है, देखिए इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ साफ दे रखा है, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन दैट ऑकर इन माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, एंड अदर सेल्स, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। देखिए अल्कोहल किससे बनता है, ईस्ट से। ईस्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, खमीर। ओके, तो मोस्टली अल्कोहल ईस्ट से बनता है। आगे हम बढ़ेंगे जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? देखिए यहाँ दे रखा है, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर यंग वंस। देखिए जेनेटिक्स का मतलब होता है वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर पेरेंट्स से यंग वंस में। देखिए प्रत्येक जीव का निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं से होता है ना, हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ओके, तो जो मतलब प्रत्येक जो सजीव प्राणी होते हैं उनका निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा ही हुआ होता है। तो जो इन कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या जो प्रत्येक जाति स्पीसीज पे निर्भर होती है। ठीक, तो इन गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों के भांति कुछ DNA की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती है। ओके,
तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। ओके, ये जीन गुणसूत्र के लक्षणों अथवा गुणों के प्रकट होने और कार्य करने और अर्जित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इस विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है, इस विज्ञान का मूल उद्देश्य, जेनेटिक्स का मूल उद्देश्य क्या है, अनुवांशिकता के ढंगों को, पैटर्न को अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात जब संतति अपने जनकों से किस प्रकार मिलती जुलती है अथवा किस प्रकार भिन्न होती है, तो इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, इन सब का अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। राइट, आगे हम बढ़ेंगे ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? देखिए, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। देखिए, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, ओके, वेट बढ़ता है, वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, वेट को हम मेजर कर सकते हैं, एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, साइज को हम मेजर कर सकते हैं, हम अपने हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। तो जो कुछ भी मेजरेबल होता है ना, वो ग्रोथ में आता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि। देखिए, जो वृद्धि होता है ना, वो विकास का एक छोटा सा पार्ट होता है। विकास क्या है? विकास देखिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो गर्भ से कब्र तक चलती है। मतलब विकास हमेशा होता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि देखिए, हम हमेशा तो लंबे नहीं होते रहेंगे ना, और वृद्धि जो होती है ना, वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटी उसका हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है ना, वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। ओके, तो जो वृद्धि होता है उसमें मापना संभव है, मेजर करना संभव है। तो वृद्धि में हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं हाइट का, वेट का। ओके, तो जो विकास है ना, वो मेजरेबल नहीं होता है, मतलब मेजरेबल नहीं होता है विकास, लेकिन जो वृद्धि होती है ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसके वेट, वॉल्यूम, साइज को, तो ये वृद्धि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन जेनेटिक इंजीनियरिंग। Here it's given manipulation of gene in order to improve the organism। देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ जीन क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग? देखिए, इसको हम एक लाइन में समझेंगे। यहाँ दे रखा है मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। देखिए, किसी जीव का जो जीन होता है ना, जो जीनोम होता है ना, जीनोम, उसमें हस्तक्षेप करके और उसे परिवर्तित करने की जो तकनीकी होती है ना, जो प्रणाली होती है, और उनमें जो विकास होती है, उसके अध्ययन की जो चेष्टा होती है ना, वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। क्या करते हैं? किसी जीव का जो जीनोम होता है उसमें हस्तक्षेप कर उसको परिवर्तित करने की तकनीकी, उसको परिवर्तित करने की प्रणाली, और जो उसको परिवर्तित करने में जो विकास होता है, उन सब के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उन सब के अध्ययन को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन जाइनोकोलॉजी। व्हाट इज जाइनोकोलॉजी? Here it's given study of female reproductive organ is known as gynecology। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करने को ही हम कहते हैं जाइनोकोलॉजी। अब आप कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो ऐसे समझेंगे। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, इसमें हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, जो मतलब कि फीमेल वेजाइना होता है, बर्थ कैनाल होता है, ठीक है, और यूट्रस, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन होता है, वेयर फ्यूटस, जहाँ फ्यूटस ग्रो होता है और डेवलप होता है बर्थ से पहले बेबी की। ठीक है, तो जो ये बेबी की डिलीवरी से लेके मेन्स्ट्रुएशन साइकिल से लेके ये सारी जो प्रोसेस होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, वो हम किस में अध्ययन करते हैं? जाइनेकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन जीरोंटोलॉजी। व्हाट इज जीरोंटोलॉजी? स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जीरोंटोलॉजी। देखिए, एज की वृद्धि की एज की अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। व्हाट इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी? देखिए, यहाँ दे रखा है स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनल और स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रो, यहाँ तो सब समझ में आ रहा है कि गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो एलिमेंट्री कैनाल में जब डिसऑर्डर होता है ना, स्टमक में, आंत में, इंटेस्टाइन मीन्स आंत में जब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को, जो मतलब स्टडी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य कार्य? देखिए, एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में कहते हैं आहार नाल। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है, जो मतलब हम भोजन लेते हैं उसको डाइजेस्ट करना। ओके, फिर उससे जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसको निकालना, और जो मतलब वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना। ओके, देखिए, 3 कार्य होते हैं मुख्य एलिमेंट्री कैनाल के। पहले होते हैं भोजन को डाइजेस्ट करना, दूसरा उसका न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व लेना, और तीसरा होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालना। ओके, तो जब भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जब उसमें डिसऑर्डर्स होती है,
तो मतलब तब हमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है। और इन सभी के अध्ययन को, गैस से रिलेटेड अध्ययन को, गैस्ट्रो से रिलेटेड अध्ययन को हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में कहते हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उसके अध्ययन को। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन हाइपरटोनिक। व्हाट इज हाइपरटोनिक? प्रत्येक जीव का निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं से होता है ना। हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ओके, तो जो मतलब प्रत्येक जो सजीव प्राणी होते हैं उनका निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा ही हुआ होता है। तो जो इन कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या जो प्रत्येक जाति स्पेसीज पे निर्भर होती है। ठीक, तो इन गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों के भांति कुछ डीएनए की रासायनिक इकाइयां पाई जाती है। ओके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जीन कहते हैं। ओके, ये जीन गुणसूत्र के लक्षणों अथवा गुणों के प्रकट होने और कार्य करने और अर्जित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इस विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? इस विज्ञान का मूल उद्देश्य, जेनेटिक्स का मूल उद्देश्य क्या है? अनुवांशिकता के ढंगों को, पैटर्न को अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात जब संतति अपने जनकों से किस प्रकार मिलती जुलती है अथवा किस प्रकार भिन्न होती है, तो इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? इन सब का अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। राइट, आगे हम बढ़ेंगे ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? देखिए, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। देखिए, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, ओके, वेट बढ़ता है, वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, वेट को हम मेजर कर सकते हैं, एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, साइज को हम मेजर कर सकते हैं, हम अपने हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। तो जो कुछ भी मेजरेबल होता है ना, वो ग्रोथ में आता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि। देखिए, जो वृद्धि होता है ना, वो विकास का एक छोटा सा पार्ट होता है। विकास क्या है? विकास देखिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो गर्भ से कब्र तक चलती है। मतलब विकास हमेशा होता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है विकास। लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि देखिए, हम हमेशा तो लंबे नहीं होते रहेंगे ना। और वृद्धि जो होती है ना, वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटी उसका हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है ना, वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। ओके, तो जो वृद्धि होता है उसमें मापना संभव है, मेजर करना संभव है। तो वृद्धि में हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं हाइट का, वेट का। ओके, तो जो विकास है ना, उस वो मेजरेबल नहीं होता है, मतलब मेजरेबल नहीं होता विकास। लेकिन जो वृद्धि होती है ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसके वेट, वॉल्यूम, साइज को, तो ये वृद्धि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन जेनेटिक इंजीनियरिंग। Here it's given manipulation of gene in order to improve the organism। देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ जीन क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, इसको हम एक लाइन में समझेंगे। यहाँ दे रखा है मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। देखिए, किसी जीव का जो जीन होता है ना, जो जीनोम होता है ना, जीनोम, उसमें हस्तक्षेप करके और उसे परिवर्तित करने की जो तकनीकी होती है ना, जो प्रणाली होती है और उनमें जो विकास होती है, उसके अध्ययन की जो चेष्टा होती है ना, वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। क्या करते हैं? किसी जीव का जो जीनोम होता है उसमें हस्तक्षेप कर उसको परिवर्तित करने की तकनीकी, उसको परिवर्तित करने की प्रणाली और जो उसको परिवर्तित करने में जो विकास होता है, उन सब के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उन सब के अध्ययन को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? अनुवांशिक अभियांत्रिकी। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन जाइनोकोलॉजी। व्हाट इज जाइनोकोलॉजी? Here it's given study of female reproductive organ is known as gynecology। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करने को ही हम कहते हैं जाइनोकोलॉजी। अब आप कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? तो इसे समझेंगे। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, इसमें हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, जो मतलब कि फीमेल्स में वेजाइना होता है, बर्थ कैनाल होता है, ठीक है, और यूट्रस, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन होता है, वेयर फ्यूटस, जहाँ फ्यूटस ग्रो होता है और डेवलप होता है बर्थ से पहले बेबी के। ठीक है, तो जो ये बेबी की डिलीवरी से लेके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से लेके ये सारी जो प्रोसेस होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, वो हम किस में अध्ययन करते हैं? जाइनेकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन जीरोंटोलॉजी। What is gerontology? Study of aging is known as gerontology। देखिए, एज की वृद्धि की एज की अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन
गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। व्हाट इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी? देखिए यहाँ दे रखा है स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनल और स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रो, यहाँ तो सब समझ में आ रहा है कि गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो एलिमेंट्री कैनाल में जब डिसऑर्डर होता है ना, स्टमक में, आंत में, इंटेस्टाइन मीन्स आंत में जब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को, जो मतलब स्टडी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं। क्या क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य कार्य? देखिए एलिमेंट्री कैनाल का जो, एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में कहते हैं आहार नाल, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है जो मतलब हम भोजन लेते हैं उसको डाइजेस्ट करना, ओके, फिर उससे जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसको निकालना, और जो मतलब वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना, ओके। देखिए 3 कार्य होते हैं मुख्य एलिमेंट्री कैनाल के। पहले होते हैं भोजन को डाइजेस्ट करना, दूसरा उसका न्यूट्रिएंट पोषक तत्व लेना, और तीसरा होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालना, ओके। तो जब भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जब उसमें डिसऑर्डर्स होती है, तो मतलब तब हमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है। और इन सभी के अध्ययन को, गैस से रिलेटेड अध्ययन को, गैस्ट्रो से रिलेटेड अध्ययन को हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में कहते हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उसके अध्ययन को, ओके। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन हाइपरटोनिक। व्हाट इज हाइपरटोनिक? यहाँ हाइपरटोनिक में क्या दे रखा है? देखिए दे रखा है यहाँ पे व्हेन टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्या? डिफरेंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, द सॉल्यूशन विच हैव हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए यहाँ हाइपर से हायर समझ में आ जा रहा है। देखिए अगर कोई हमसे गुस्सा है तो हम कहते हैं ना, यार क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, हाइपर, ओके। तो इसी से आप समझ सकते हैं हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने चीनी मिला के पी लिया, ओके। तो हमने क्या पिया? हमने पिया सॉल्यूशन, ओके। क्यों हमें से सॉल्यूशन? क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें मिली हुई है। क्या क्या? तो H2O और क्या मिला हुआ है? और शुगर मिला हुआ है, ओके। H2O और शुगर, तो इसलिए वहाँ पे 2 चीज़ें मिली हुई, तो मुझसे क्या कहें? सॉल्यूशन, ठीक। तो H2 यहाँ पे क्या है? वाटर। यहाँ पे क्या है? H2O है हमारा सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट। और जो शुगर था वो क्या है? शुगर है हमारा सॉल्यूट, ओके। शुगर हमारा है सॉल्यूट। एक सेकेंड, शुगर हमारा सॉल्यूट है, ओके। तो जो सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ओके। क्या? सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, ओके। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। मान लीजिए हमने लिया एक बाल्टी, ओके। इस पे हमने भर दिया कोई भी सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दिया। कौन सा सॉल्यूशन भरा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये ध्यान रहे, हाइपर, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में H2O कम होगा। क्या होगा? H2O कम। ये ध्यान रहे कि हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा है, ओके। मतलब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। अब इसके अंदर हम क्या रखेंगे? इसके अंदर हमने रख दिया, मान लीजिए एक आरबीसी सेल। कौन सा सेल? आरबीसी, ओके। अब क्या होगा? ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में पानी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल रहा है कि भैया मेरे पास पानी तो खुद ही कम है, तो मैं तुम्हें कहाँ से पानी दूँ? तो ऐसे कंडीशन में जो ये आरबीसी है ना, ये आरबीसी जो है ना, ये वाटर बाहर मूव करेगा, ठीक है, बाहर मूव करेगा, ओके। H2O ये बाहर मूव करेगा। अब ऐसे कंडीशन में आरबीसी जो है वो पानी देता जाएगा, देता जाएगा। अब जब ये पानी देता जाएगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हो जाएगा श्रिंक, ओके, श्रिंक। तो इस कंडीशन में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था वो किसके कंपैरिजन में हाइपर था? तो वो आरबीसी के कंपैरिजन में हाइपर था, ओके। सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आई होप आप लोगों को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। अब हम समझते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ओके। तो देखिए
देखिए यहाँ दे रखा है इन टू सॉल्यूशंस विच हैव लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था ना हाइयर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ हमने मान लीजिए हमने फिर से एक बाल्टी ली। ओके, अब इसमें यहाँ हमने फिर से पानी भर दिया। ओके, और फिर हमने फिर से एक आरबीसी रख दिया। ओके, आरबीसी। तो जो हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है ना, ये एज कंपेयर टू आरबीसी हाइपोटोनिक है। क्या है? हाइपोटोनिक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट कम है। ओके, सॉल्यूट कम है और H2O ज़्यादा है। क्या है? सॉल्यूट जो है वो कम है और H2O ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन आरबीसी इस कंडीशन में बोलेगा कि भाई तेरे पास इतना पानी है, दे मुझे, मेरे पास पानी की कमी है, मैं सूखा पड़ा हूँ, तो तू मुझे पानी दे। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ से पानी आरबीसी में मूव करेगा। ओके, पानी कहाँ से मूव करेगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टू आरबीसी। ओके, ये ध्यान रहे, यहाँ पे वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टू आरबीसी। ओके, अब आरबीसी जो है वो इतना ज़्यादा पानी लिए जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। ओके, स्वेल, क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। स्वेल मतलब फूल जाएगा। ठीक है, जैसे हम बैलून में पानी भरते हैं तो वो फूल जाता है ना, तो और एक टाइम के बाद जब स्वेल होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन को, जो ये कंडीशन हो गया, जो मतलब लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाला, तो ये हाइपोटोनिक हो गया, एंड हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो हाइपरटोनिक हो गया। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे समझ लिया हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। एक आइसोटोनिक सोल्यूशन भी होता है। देखिए मान लीजिए हमने एक फिर से यहाँ पे बाल्टी ली। ओके, बाल्टी में फिर से हमने सॉल्यूशन भर दिया। कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन भर दिया। और यहाँ हमने रख दिया आरबीसी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आरबीसी में जितना पानी है ना, उतना पानी इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी होगा। जितना सॉल्यूट आरबीसी में है उतना सॉल्यूट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी होगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में दोनों ही चीज़ें इक्वल है, H2O भी इक्वल है और सॉल्यूट भी इक्वल है। ओके, सॉल्यूट भी इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप कहेंगे कि क्या इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल मूवमेंट होगा। तो देखिए इसमें जो बाहर से जितनी चीज़ें, जो अंदर से जितनी चीज़ें बाहर आ रही है, उतनी ही चीज़ें बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। ओके, मतलब इसमें दोनों बराबर है। ओके, H2O भी और सॉल्यूट भी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नेट मूवमेंट जो है ना वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट दोनों में बराबर है। ठीक है, तो जितना चीज़ें अंदर से बाहर आएगा उतनी बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। आई होप आप लोगों को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक ये तीनों सॉल्यूशन के बारे में समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे टर्मिनोलॉजी का नेक्स्ट क्या दे रखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर, आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज, हियर इट्स गिवन होमोथर्मिक। क्या होता है होमोथर्मिक, देखिए एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होमोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल। देखिए एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की बात की रखी कर रखी यहाँ पे, मतलब हम इसे एक लाइन में समझेंगे कि देखिए जिसका टेम्परेचर बराबर हो, मतलब कि शरीर का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल हो, बाहर के वातावरण के हिसाब से घटता या बढ़ता ना हो, तो इसको हम क्या कह देंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड। ओके, वार्म ब्लडेड में क्या होता है, जो शरीर का टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पे दे रखा साफ, एनिमल हुआ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होमोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल। ओके, तो यहाँ पे होता है जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो नॉर्मल होता है, बाहर के वातावरण के हिसाब से घटता या बढ़ता नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है वार्म ब्लडेड।
मतलब जो गर्म रक्त वाले जानवर हैं, ठीक है। तो देखिए जो बाहरी प्रभाव की, जो बाहरी जो वातावरण का प्रभाव होता है ना, उसकी परवाह किए बिना जो शरीर का आंतरिक तापमान को स्थिर रख सकते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। ओके, देखिए मतलब कि जिसके द्वारा शरीर का जो होता है ना, जो शरीर अपना जो आंतरिक मतलब जो थर्मो, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो शरीर होता है ना, वो अपना मतलब आंतरिक तापमान बनाए रखता है, जिसमें थर्मो रेगुलेशन होता है। क्या होता है थर्मो रेगुलेशन वो होता है ना, जिसके द्वारा शरीर अपना जो आंतरिक तापमान है उसको बनाए रखे, उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो हम एक लाइन में समझेंगे कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है ना, बाहरी जो मतलब गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं, वो बाहरी प्रभाव का परवाह किए बिना शरीर के आंतरिक और तापमान को स्थिर रखते हैं, ठीक है। तो इसके अध्ययन, इन सभी के अध्ययन को, वार्म ब्लडेड एनिमल के अध्ययन को हम होमोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन हिस्टोलॉजी। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे वार्म ब्लडेड में, कि वार्म ब्लडेड देखिए यहाँ तो साफ ही समझ में आ रहा है, गर्म खून से खून गर्म होता है, ठीक है, और वो भोजन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, ठीक है। इसमें स्तनधारी आ जाएगा एग्जाम्पल में, और फिशेस आ जाएंगी, और एक कोल्ड ब्लडेड भी होता है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मतलब जो बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है उन पर, जैसे छिपकली हो गई, सर्प हो गए, ये सब कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, ओके। उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम वार्म ब्लडेड ही समझते हैं, और आगे हम कोल्ड ब्लडेड भी समझेंगे, ठीक है। उसको हम समझेंगे आगे, अभी दे रखा है, इसमें दे रखा होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी, ओके, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए यहाँ पे टिश्यू, हिस्टोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, टिश्यू के बारे में। टिश्यू हम किसे कहते हैं, ऊतक को कहते हैं, ऊतक। अब हम ऊतक क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं कि हिस्टोलॉजी हम कहते किसे हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक के ऑर्गेनाइजेशन को, उसके स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप की मदद से उसके स्ट्रक्चर का, उसके ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करते हैं, और ऊतक के, और उसके उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ऊतक होता क्या है, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था सेल के बारे में, राइट। सेल, कोशिका, हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो जो ये कोशिका है ना, जो मतलब ये कोशिका होती है टिश्यू, देखिए कोशिका का जो होता है ना, कि किसी जीव में जब शरीर की कोशिकाएं होती हैं, तो जो कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, जो समूह होता है उसको हम ऊतक कहते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। देखिए उनकी उत्पत्ति एक समान हो, या फिर उनमें कोई विशेष एक ही विशेष कार्य करती है। अधिकांशतः इसमें ऊतकों का आकार एवं आकृति सेम होता है, टिश्यू का आकार और आकृति जो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। तो जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं, उनका मतलब कि उनके जो शरीर में कोशिकाएं होती है, उनके समूह को हम ऊतक कहते हैं, ठीक है, उनके समूह को हम टिश्यू कहते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, ओके। हम एक लाइन में इसके क्या कहेंगे, टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, ओके। कोशिकाओं का समूह ही टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है, ओके। तो उन्हीं ऊतकों का अध्ययन, उन ऊतकों के ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन, उन ऊतकों के स्ट्रक्चर का अध्ययन माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाता है, और इन सभी ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। देखिए 4 प्रकार की ऊतक होती है, कौन कौन से, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मसल्स टिश्यू, और एक होता है नर्वस टिश्यू, ओके। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हाइजीन। देखिए आप लोग 4 प्रकार के टिश्यू याद रखिएगा, कौन कौन से, एपिथेलियल, ठीक, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मसल, और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं, हियर इट्स गिवन हाइजीन। व्हाट इज हाइजीन, देखिए यहाँ पे दे रखा है, साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज स्पेशली थ्रू क्लीनलीनेस, ओके, क्लीनलीनेस, ओके। साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, साफ समझ में आ रहा है। हाइजीन, हाइजीन के बारे में सबको पता होगा कि हेल्थ का केयर करना, डिजीज से, रोगों से शरीर को बचाना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को साफ रखना, और डिजीज से, रोगों से शरीर की रक्षा करना, ये सब हम क्या किसमें अध्ययन करते हैं, हाइजीन में। इन सभी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हाइजीन रिलेटेड अध्ययन, ओके। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन हाइड्रोफोनिक्स। व्हाट इज हाइड्रोफोनिक्स, देखिए जो हाइड्रो है ना, जो हाइड्रो, ये एक ग्रीक, हाइड्रोफोनिक्स जो है ना, हाइड्रोफोनिक्स ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स, इसमें क्या दे रखा हम पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर, बिना मिट्टी के पौधे उगाना, प्लांट उगाना, किसमें, पानी में, विच कॉन्टेंट न्यूट्रिएंट, विच कॉन्टेंट न्यूट्रिएंट। देखिए इसको हम समझेंगे, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट, इसमें साफ दे रखा हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स। यहाँ बात हो रही है उस प्लांट की जिसको हम बिना मिट्टी के पानी में उगा सकते हैं, न्यूट्रिएंट जो कंटेन करता है उससे, ठीक है।
तो देखिए हम इसको समझेंगे कि जो बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती होती है ना, ये एक आधुनिक खेती है, ठीक है, जिसमें पानी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है, ठीक है, और पानी के साथ थोड़े बालू या कंकड़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें जैसे तापमान होता है ना, वो 15 से 30 डिग्री के बीच रखा जाता है, और आर्द्रता जो होता है ना, उसको 80 से 85% रखा जाता है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स में। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि बिना मिट्टी के पानी में इसका जो ग्रोइंग प्लांट होता है, बिना मिट्टी के पानी के जरिए इसकी खेती की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें हाइड्रोपोनिक्स में। देखिए हाइड्रोपोनिक्स में हम जो उसके न्यूट्रिएंट के हिसाब से हम उसकी खेती करते हैं। मान लीजिए अगर हमें खीरा लगाना है तो खीरा के हिसाब से अलग वाटर न्यूट्रिएंट वाला होगा, और अगर हमें कुछ और मतलब लगाना है तो उसके हिसाब से अलग वाटर या न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन। आई होप आप लोग हाइड्रोपोनिक्स समझ के होंगे। हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी। व्हाट इज हेमेटोलॉजी? स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज इज नोन एज हेमेटोलॉजी। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे स्टडी ऑफ ब्लड, ओके। देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज। देखिए उस ब्लड का अध्ययन मतलब हेल्थ को, सेहत को, स्वास्थ्य को मतलब ध्यान में रखते हुए, जिस ब्लड का मतलब जो ब्लड टेस्ट हम कराते हैं ना, कोई रोग होता है उसको जानने के लिए, स्वास्थ्य ठीक है नहीं उसको जानने के लिए जिस ब्लड का टेस्टिंग की जाती है ना, उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसको हम एक लाइन में समझेंगे कि देखिए रक्त होती है ना, जो रक्त और रक्त वाहिकाओं का जो अध्ययन होता है ना, वो हेमेटोलॉजी में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एनीमिया हुआ है, ल्यूकीमिया हुआ है, या फिर लिम्फोमा हुआ है, तो मतलब इन सब डिजीज़ के लिए जो टेस्ट होते हैं ना, मान लीजिए ब्लड फिल्म हो गया, बोन मैरो टेस्ट हो गया, बायोप्सी हो गया, तो ये सारे जो टेस्ट करते हैं वो कौन से स्पेशलिस्ट करते हैं? तो जो हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो करते हैं, ओके। तो ये मतलब चिकित्सक या वैज्ञानिक जो होते हैं, देखिए जो चिकित्सक होते हैं, वैज्ञानिक जो सामान्य रूप से रक्त का अध्ययन करते हैं, उससे हम हेमेटोलॉजिस्ट के बारे में हेमेटोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं, या रक्त स्वास्थ्य और रक्त विकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ओके। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, हेमेटोलॉजी में रक्त से रिलेटेड अध्ययन, रक्त का ब्लड टेस्ट से रिलेटेड अध्ययन, ब्लड को टेस्ट करके उसके हेल्थ का, उसके रोग का पता लगाया जाता है, उसको हम हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं, ओके। तो आगे हम पढ़ेंगे हेपेटोलॉजी। देखिए हेमेटोलॉजी में हमने पढ़ा कि जो ब्लड टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम हेल्थ का और स्वास्थ्य का और रोगों का पता लगाते हैं, तो ये हेमेटोलॉजिस्ट करते हैं। और हेपेटोलॉजी में दिया है स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। लीवर के बारे में अध्ययन हम करते हैं हेपेटोलॉजी में, लेकिन हेमेटोलॉजी में हम ब्लड से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, हेपेटोलॉजी हो गया तो लीवर, हेमेटोलॉजी हो गया तो ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीज, ओके। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन इस्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फीसेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फीसेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी, राइट। देखिए इसको हम साफ देखेंगे, इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फीसेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी, ओके। तो देखिए हमने फिशरी में क्या पढ़ा था? हमने फिशरी में पढ़ा था कैचिंग, मछलियों के कैचिंग, पालन को, ब्रीडिंग को, उनसे रिलेटेड जो व्यवसायीकरण होता है वो हम फिशरी में करते हैं। लेकिन जो मछलियों का अध्ययन होता है, जो मछलियों पर अध्ययन होता है, उसको हम कहते हैं इक्थियोलॉजी, ओके। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। लेकिन जो फिशरी होता है उसमें हम मत्स्य से रिलेटेड उद्योग करते हैं, ठीक है। मत्स्य से का पालन, उसका उद्योग, उसके रिलेटेड उद्योग का, उसमें हम करते हैं फिश। हियर इट्स गिवन इम्यूनोलॉजी। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? देखिए स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी। देखिए इम्यून सिस्टम के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। ये तो सबको पता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हमारे पास रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ठीक है ना। तो जो बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम जो होता है ना, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि जो संक्रामक रोग होते हैं उसका निवारण करने के लिए शरीर को जो शक्ति प्रदान करता है ना, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, राइट। इम्यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा, राइट। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इम्यून सिस्टम के अध्ययन को या रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीज इज नोन एज इम्यूनोलॉजी, राइट। नेक्स्ट हियर इट्स गिवन कैलोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज नोन एज कैलोलॉजी।
व्हाट इज कैलोलॉजी? हियर इट्स गिवन ह्यूमन ब्यूटी। ह्यूमन ब्यूटी का अध्ययन क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी कहा जाता है। ओके, यहाँ तो साफ दे रखा है कि मानव की सुंदरता का अध्ययन हम कैलोलॉजी में करते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, कैलोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। ओके, सुंदरता का अध्ययन। Next here it's given metazoans. What is metazoans? All multicellular animals are called metazoans. सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? मेटाजोन्स कहते हैं। अब आप कहेंगे मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं ना, देखिए यहाँ तो नाम से ही पता चल जा रहा है, मल्टी। मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुकोशिकी, सेल सेल मतलब कोशिका, राइट। तो जो बहुकोशिकी जीव होते हैं ना, बहुकोशिकी जीव, तो उनके बारे में जो अध्ययन होता है उसको हम मेटाजोन्स कहते हैं, राइट। आप इससे भी याद कर सकते हैं, एम मेटाजोन मल्टी, मेटाजोन मल्टी। ओके, जो बहुकोशिकी एनिमल्स होते हैं मतलब बहुकोशिकी, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो बनता है वो मल्टी सेलुलर एनिमल कहलाता है। इसमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे मनुष्य हो गए, हाथी हो गए, पक्षी हो गए, सरसों का पौधा हो गया, आम का वृक्ष हो गया। ये सब क्या है? ये सब मल्टी सेलुलर एनिमल है। क्यों? क्योंकि ऐसे जीव जिनका शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। मल्टी सेलुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुकोशिकी। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुकोशिकीय जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटाजोन्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन मोनोइसियस। व्हाट इज मोनोइसियस? प्लांट्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इज नोन एज मोनोइसियस। देखिए, प्लांट्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर जिस पौधे में हो, ठीक है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मोनोइसियस। इसमें जो एक लिंगी, जो मतलब एक लिंगी जो पौधे होते हैं ना, जैसे एक लिंगी पौधों में एक ही पौधे में नर और मादा दोनों प्रजनन भाग होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनोइसियस, ठीक। मोनोइसियस में क्या मतलब, एग्जाम्पल में हो गया खीरा हो गया, नारियल हो गया। ओके, प्लांट्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, ओके, दैट्स कॉल्ड मोनोइसियस। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन मॉर्फोलॉजी। What is morphology? Study of external structure of organism is known as morphology. External structure of organism. देखिए, हमने जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा था, हमने फर्स्ट ही पढ़ा था टर्म्स टर्मिनोलॉजी में एनाटॉमी के बारे में, राइट। एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हम स्टडी करते थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल मतलब आंतरिक स्ट्रक्चर, जो हमारा शरीर कई पार्ट से मिलके बना है ना, बॉडी हमारा, तो मतलब उन सभी पार्ट्स का अध्ययन हम इंटरनल स्ट्रक्चर में करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल में बाह्य होता है, बाहरी होता है। तो जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है कि ये जीव विज्ञान की एक वो शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, यहाँ दिया है जो हमने आपको बताया था ब्रांचेस में, मेन ब्रांचेस में जूलॉजी और बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है माइक्रोबायोलॉजी। क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, आल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। देखिए, माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, छोटा, ठीक है। तो जो माइक्रो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है ना, वो हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आल्गी हो गया, फंजाई हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। In molecular biology, here it's given study of molecule found in the body of living organism. देखिए, यहाँ पे साफ दे रखा है उस मॉलिक्यूल का अध्ययन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है, होता है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर, इससे आप एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए मेनली क्या, बायोलॉजिस्ट, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो जेनेटिक मटेरियल का वाइडर स्केल पे रेप्लिकेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ओके, इसमें मेनली जो कंसर्न होता है वो इंटर रिलेशनशिप होता है डीएनए के और डीएनए के बीच, प्रोटीन सिंथेसिस के बीच, आरएनए के बीच। ओके, तो ये सब आ जाएगा आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, राइट। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन मेडिसिन। व्हाट इज मेडिसिन? स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिसीज बाय ड्रग इज नोन एज मेडिसिन। देखिए, ये तो मेडिसिन सबको पता होगा, मेडिसिन क्या होता है, ठीक है। मेडिसिन ट्रीटिंग डिजीज, ठीक है, डिजीज को ट्रीट करने, रोगों को ट्रीट करने के लिए,
तो बीमारी को ठीक करने के लिए, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो दवा बनाया जाता है ना, उसको मेडिसिन कहते हैं। देखिए, जो बीमारी की जांच, इलाज, राहत, उपचार, रोकथाम करने अथवा शरीर के जो संरचना या कार्य व्यवहार को प्रभावित करने के लिए ये अभिष्ट होता है मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन मेमोग्राफी। व्हाट इज मेमोग्राफी? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज नोन एज मेमोग्राफी। ब्रेस्ट कैंसर ओके, mammography branch of science which deal test for breast cancer is known as mammography। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर का जो टेस्ट होता है ना, वो मेमोग्राफी में होता है। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन माइकोलॉजी। व्हाट इज माइकोलॉजी? स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ओके, फंजाई के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, देखिए, फंजाई को हम क्या कहते हैं हिंदी में? फंजाई को हम हिंदी में फफूंद या कवक कहते हैं, राइट। कवक क्या होता है? फंजाई ये एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है, क्या आ जाएगा फंजाई में? जैसे एग्जाम्पल हो गया ईस्ट और मशरूम। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन मायर्मिकोलॉजी। मायर्मिकोलॉजी, व्हाट इज मायर्मिकोलॉजी? स्टडी ऑफ आंट इज कॉल्ड मायर्मिकोलॉजी। देखिए, आंट मीन्स चींटियाँ, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेर्मिकोलॉजी। ओके, मेर्मिकोलॉजी या मायर्मिकोलॉजी कहेंगे इसे। आंट के, चींटियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मायर्मी या मेर्मिकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स देखिए, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन मिक्स्ड फार्मिंग। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? फार्मिंग along with एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, फार्मिंग along with एनिमल हस्बेंड्री इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। देखिए, विद एनिमल हस्बेंड्री। ओके, देखिए, जब फसलों का उत्पादन, जैसे जब फसलों के उत्पादन होते हैं और उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, मतलब मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती। देखिए, जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। ओके, देखिए, फसलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो एक ऐसी खेती को क्या कहते हैं? हम मिश्रित खेती कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ओके, जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। सिंपल। फ्रेंड्स, आगे की टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी इसलिए डिस्कस करें ताकि आप समझ के साथ इसे पढ़ सकें और आप इसे भूलें ना। ओके, और आप अगर बाद में रिवीजन भी करना चाहें तो शॉर्ट में वीडियोस रहेगी, तो आप क्लासेस को दोबारा देख के जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक समझ में आया हो और क्लास हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।